सर एनआईए ने एसडीपीआई के ऊपर जो चार्जशीट लगाया है ये कहाँ तक सही है बताइए सर। एनआईए जो चार्जशीट फाइल की है ये एक साजिश के तहत चार्जशीट फाइल की है, क्योंकि एसडीपीआई को निशाना बनाने के लिए जो बीजेपी हुकूमत के डायरेक्शन के ऊपर जो आए थे, आने से पहले ही इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी यहाँ पर दिया था। दिल्ली में बैठकर एफआईआर दर्ज करते हुए यहाँ पर सितंबर के महीने में जो आए थे, ये उनकी कॉपी है उनकी प्रेस रिलीज़ की। उनके आने से पहले ही इनके दांतों में एसडीपीआई का नाम था, हाथों में ब्लैंक पेपर और पेन को देकर इनको भेजा गया था, क्योंकि एसडीपीआई की जो कर्नाटक में कबूलियत है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो लोग ये पार्टी को कबूल कर रहे हैं, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो इसके लिए एनआईए के चार्जशीट में जो भी हमारे ऊपर चार्जेस लगाए हैं, एक जगह पर ये बताते हैं, जिसको अक्यूज नंबर 1 बनाकर फ़ैरोज़ पाशा को एसडीपी का कार्यकर्ता बताते हैं। इसी एनआईए के चार्जशीट में वो आम आदमी और कांग्रेस के एक्टिविटीज़ में एक्टिव था बोल के यही मेंशन करते हैं। तो एसडीपीआई से कोई लेना देना फ़िरोज़ पाशा का नहीं है। तो यहाँ पर साजिश क्लियर सामने वजाहत होती है। और दूसरी चीज़, ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में 400 लोगों को जो ये अरेस्ट किए हैं, उसमें बड़ी मुश्किल से 10 या 12 लोग एसडीपीआई के हैं। बाकी के वहाँ पर एक्स मेयर हैं, 2 सिटिंग कारपोरेटर्स हैं, उनका कहीं भी पार्टी का तस्गिरा नहीं होता। तो यहाँ पर साजिश का हिस्सा हमें नज़र आता है। एसडीपीआई को जब एक कार्यकर्ता को ये फिक्स करते हैं तो एसडीपी का नाम से जोड़ते हैं, दूसरों को जो है यहाँ पर फिक्स करते हैं तो उसके पार्टी से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है। जब सीसीबी यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट यहाँ पर पेश की थी, पूरे मीडिया में वो रिपोर्ट आई है, जो वहाँ का लोकल नुमाइंदा अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर को जलाने का किंग पिन संपत राज है बोलकर ये खुद इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दिए थे। और अखंड श्रीनिवास मूर्ति भी बार बार आज भी ये बात को दोहरा रहा है, मेरे घर को आग लगाने वाले कांग्रेस के इंटरनल एक टीम थी, उसका लीडर था संपत राज। तो यहाँ पर ये नहीं है, जो यहाँ पर आई थी उसको ख़ास एक एजेंडा देकर भेजा गया था। जो आरएसएस की फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट यहाँ पर आई थी, उसमें सबसे पहली मर्तबा एसडीपीआई का तस्गिरा हुआ था। ये फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट में जो मदन गोपाल ये फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट का चीफ था, ये 2018 के बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था। संतोष तमैया, इसका अगर हिस्ट्री देखेंगे ये भी बीजेपी का मेंबर है। कर्नाटक के कोडगु डिस्ट्रिक्ट में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए इसके ऊपर केसेस भी दर्ज हैं। ये दोनों आकर फैक्ट फाउंडिंग करते हैं। वो फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट को एनआईए कॉपी पेस्ट की है। हाँ, सिर्फ एक ही ये चूक हो गई है एनआईए से कि नवीन को और संपत राज को एसडीपी का कार्यकर्ता ये नहीं बताए। अगर वो बता देते तो सब सही हो जाता, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका था, इनके पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने की नीयत से ये आए थे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसकी मरम्मत करती है और मजम्मत करती है। ये जो हमारे ऊपर फेक चार्जेस लगाए हैं ये कोर्ट में रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हमें भरोसा है, एतमाद है। सिर्फ एसडीपीआई की बात नहीं, अगर बीजेपी हुकूमत में आने का 6 साल की अगर हिस्ट्री देखेंगे, बहुत सारे एनआरसी सीएए एक्टिविस्टों के ऊपर इन्होंने सेडेशन केस लगाए हैं, यूएपीए एक्ट लगाए हैं, और बहुत सारे इनके ऊपर कानून के कार्रवाई करते हुए जेलों में बंद किए हैं। इसकी एक अगली कड़ी है बेंगलुरु की तशद्दुद के मामले में एसडीपीआई को खींच के लाना। आप बता रहे हैं कि बीजेपी वाले आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन हाल ही में स्टेटमेंट आया था कि हमारे जो एक्स सीएम हैं सिद्धरामैया, उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, बीजेपी क्यों इनको साथ दे रही है करके ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सिद्धरामैया वो एलिगेशन लगाना लाजिम है। जब भी सिद्धरामैया कोस्टल कर्नाटक को जाते हैं, कोस्टल कर्नाटक में हमारे पार्टी का जो ग्रोथ है वो उनके आंखों को छुपता है। अब तक ये माइनॉरिटी और दलित कम्युनिटी को जो कांग्रेस का वोट बैंक बनाकर इन्होंने अपनी सियासत चला रहे थे, आज उनसे वोट बैंक हट रहा है। कोस्टल कर्नाटका में तकरीबन 6 पंचायत में एसडीपीआई के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनके आंखों को चुभना वाजिब है। इसके लिए उन्होंने वो स्टेटमेंट देते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम बीजेपी को आइडियोलॉजिकली आपस करने वाले लोग हैं। अगर हमारी हिस्ट्री को आप देखेंगे तो उनकी जो एलिगेशन है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सिद्धरामैया साहब के जो बहुत ही क्लोज 17 एमएलए बीजेपी में जाकर कांग्रेस और जेडीएस की जो अलायंस हुकूमत थी गिराने में कौन मेन रोल निभाए?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरे कांग्रेस के वो भी सिद्धरामैया के बहुत ही करीबी एमएलएस थे, तो ये कौन से टीम वाले हैं? इसका जवाब भी सिद्धरामैया को देना है। अब तक पूरे मुल्क में देखेंगे 400 से 40 सीट को आ गई कांग्रेस। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी कोताहियों की वजह से। तो अभी एसडीपी के ऊपर इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हैं, इनका वोट बैंक इनसे ज़मीन से खिसक रहा है, इनकी दूसरा कोई इनके पास चारा नहीं है। तो पांडिचेरी में भी रिसेंटली क्या हुआ, कांग्रेस की हुकूमत की, कांग्रेस के एमएलए रिजिग्नेशन देकर बीजेपी को हुकूमत में लाने की रास्ता आसान, बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं। तो उसके ऊपर सिद्धरामैया साहब और भी थोड़ा आगे जाना है। पांडिचेरी की बात करें, हाल ही में जब इलेक्शन हुआ पंजाब में, तो वहाँ पे पूरी मेजोरिटी कांग्रेस की है। हाँ, वही मेजोरिटी कांग्रेस की है ना सर। कांग्रेस की मेजोरिटी वहाँ पर जो फार्मर्स का मूवमेंट चल रहा है उसके वजह से आई है। अब इसको बचा के रखने के लिए इनके पास कौन लीडरशिप है क्या? ये बचा के नहीं रह सकते, क्योंकि वो आधे कांग्रेस के रहेंगे, आधे बीजेपी के रहेंगे। ऐसा इंटरनल वो एडजस्टमेंट के साथ जाएंगे। लेकिन एसडीपी का मामला अगर देखेंगे, हम बीजेपी को आइडियोलॉजिकली हम अपोज करते हैं, तो इसको ये इनके दांतों, इनके दाढ़ का कांटा बनी हुई है एसडीपी। इसके लिए हमारे ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं। और ये एलिगेशंस जो है आज नहीं आ रहे हैं। गलाटा जिस दिन हुआ, जो 11 तारीख को डीजेहल्डी और केजेहल्डी में गलाटा हुआ, उस दिन रात से ही एसडीपीआई का नाम आ रहा है कि मुजम्मिल पाशा जो है उन्हीं से ये गलाटा शुरू हुआ, उनके भड़काऊ बयान से गलाटा शुरू हुआ। तो वहाँ से ही शुरू हुआ है सर। आज इन्हें पहली बार नहीं लगाया, इससे जिस दिन गलाटा हुआ उस दिन से भी ये सिलसिला चल रहा है कि एसडीपीआई का ही नाम आ रहा है कहीं ना कहीं। केजेहल्डी डीजेहल्डी मामले में रात के 12 बजे आर अशोक केजेहल्ली स्टेशन को विजिट करने के बाद एसडीपी का नाम आया था, तब तक एसडीपी का नाम नहीं था। और सीसीबी जो इन्वेस्टिगेशन कर जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें किंग पिन संपत राज को बताया था। और सीसीबी ने यह भी बताया था, वही उनके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, संपत राज ने एसडीपी वालों को यूज़ किया है बोलकर। लेकिन यहाँ पर एनआईए आने के बाद क्या हो गया? बिल्कुल उल्टा हो गया। संपत राज के ऊपर कोई यूएपीए केस नहीं, कांग्रेस के कारपोरेटर, जेडीएस के कारपोरेटर के ऊपर कोई यूएपीए केस नहीं। तो यहाँ पर एसडीपी को निशाना बनाने के लिए पूरी साजिश रची गई है। और मुजम्मिल पाशा का नाम किस लिए आया था? मुजम्मिल पाशा का नाम इसलिए आया था कि उनकी एक स्पीच वायरल हुई थी। वो स्पीच कहाँ से दे रहे थे? वो पुलिस स्टेशन के दहलीज में ठहर कर वो स्पीच दे रहे थे। आजू बाजू में पुलिस ऑफिशियल्स खड़े हुए थे, और माइक जो उनका पीए सिस्टम था ऑफिशियल्स ने उनको दिया था, वो घर से लेके नहीं आए थे, वो कंप्लेंट लेने के लिए गए थे। तो यहाँ पर साजिश है, उनको फंसाया गया है। और रात के 12 बजे तक पुलिस ऑफिशियल्स ने ये बता रहे थे, आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम इसको बाहर तशद्दुद हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा अपील करो, बल्कि हमारे से रिक्वेस्ट किए थे बगैर। वो इंसिडेंट में हमारा सिंगल कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं था। नेचुरली तौर पर डर के जरिए से उन्होंने जो बोलते हैं उसके लिए सिग्नेचर करेगा, लेकिन इसको कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कोर्ट में जज के सामने प्रूव होना है ना। तो ऐसे बहुत सारे पुलिस की बर्बरियत भी चली है, पुलिस का फेल्यूर भी है, इंटेलिजेंसी का फेल्यूर भी है। ये सब चीज़ें जस्टिस नागमोहन दास की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसमें वो क्लियर तरीके से मेंशन भी किए हैं। ये सारे कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे।